चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था जो अनुच्छेद 21 जो है। अगला है एक्ट 2009 के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ RT एक्ट 2009 के द्वारा, और लागू जो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू हुआ था। अब आते हैं अनुच्छेद 22 में। तो अनुच्छेद 22 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण करेगा 3 प्रकार से। पहला है कि हिरासत में अगर जब लेंगे तो उसका कारण बताना होगा। 24 घंटा के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा अपराधी को, और गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। और इसका निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। अपराध अगर करने के पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीना का गिरफ्तार नज़रबंद कर सकते हैं पहले के आधार पर। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात्, श्रम तथा मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिवेदन, इसके द्वारा किसी व्यक्ति का खरीद बिक्री, अनुच्छेद 23 के द्वारा मतलब किसी व्यक्ति का खरीद बिक्री हम करना पाप है, अपराध है। जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करा सकते, बेगारी नहीं करा सकते। 24 है बाल श्रम प्रतिषेध, यानी 14 अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं करा सकते हैं, बेगारी नहीं करा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता है ना, समझ में आ रहा है? बताओ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 28। 25 से अनुच्छेद 25 हमको क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर हम हिंदू हैं, अगर कोई सिख है, कोई मुसलमान है, तो अपना व्यक्तिगत मंदिर मस्जिद में पूजा कर सकता है। अनुच्छेद 25 बताता है। अनुच्छेद 26 क्या बताएगा? अगर हम 25 में हम पूजा करेंगे, पूजा करने की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 26 में हमको स्वतंत्रता है कि हम पूजा करने के लिए हवन करा सकते हैं, सम्मेलन करा सकते हैं, कुछ भी हम करा सकते हैं। तो 25 में पूजा करने की स्वतंत्रता है, मंदिर में जाने की स्वतंत्रता है, मस्जिद में जाने की स्वतंत्रता है। 26 में है कि हम पूजा कर सकते हैं धूप बत्ती जलाकर। और अनुच्छेद 27 बताता है कि धार्मिक कार्य के लिए जो हम धन रखे हैं, जो मंदिर में जो टैक्स रखे, उस पर टैक्स नहीं लगेगा जो पैसा रखे हैं। अनुच्छेद 27 बताता है। और 28 बताता है कि अगर सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, कोई सरकारी जगह है, वहाँ पे हम धार्मिक चीज़ हम बता नहीं सकते, धार्मिक शिक्षा। तो 28 से नहीं, अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं। अनुच्छेद 26 में हम क्या करेंगे? धार्मिक सामग्री में जो सामान लगता है, फल फूल नारियल जो भी चढ़ाएंगे, वो हम कौन अनुच्छेद से लाएंगे? 26 से। और हम पूजा कौन अनुच्छेद से करेंगे? 25 से। और टैक्स कौन अनुच्छेद से नहीं लगेगा? 27 से। और कहीं भी हम धार्मिक शिक्षा का बात हम कहाँ नहीं करेंगे? कहाँ नहीं करेंगे? सरकारी संस्थान में हम बात नहीं करें, बाकी जगहों पर कर सकते हैं। अब आते हैं, समझ में आ गया? अब आते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन में? अनुच्छेद 29 से 30। 29 और 30 अल्पसंख्यक के हित के लिए। किसके लिए? अल्पसंख्यक। तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करेगा, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करेगा। इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक मतलब जो देश भर में सबसे कम जनसंख्या जिसको है, उसको भाषा पे, बोली पर, लिपि पर, संस्कृति के आधार पर संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते, कहीं भी उसको जाने दे सकते हैं। अनुच्छेद 30 क्या है बताता है कि उसको शिक्षा का संरक्षण दे सकते हैं। अल्पसंख्यक अगर कोई देश में है, जो कम जनसंख्या वाला लोग, उसको हम क्या कर सकते हैं? मनपसंद शिक्षा दे सकते हैं। किसी भी संस्थान में उसको हम रोक नहीं सकते कि इसमें एडमिशन नहीं हो, कहीं भी एडमिशन हो सकता है। अब आते हैं अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का
अधिकार है जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसको कानून का अधिकार बना दिया गया 300 के कम है, जो भाग 12 में रख दिया गया है। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार को हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान की आत्मा कौन कहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को हनन होने पर हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से जा सकते हैं? 32। सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226। मूल अधिकार के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी होगा? अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार अगर हनन हुआ तो उसको पर कितने प्रकार के सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है? रिट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे अच्छे अब बढ़िया से समझ लेंगे हम इसको। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? जिसको हैबियस कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं? हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस कहते हैं। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। अगर कोई न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है तो कोई अधिकारी को आदेश देती है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि 24 घंटा के अंदर वो व्यक्ति खुद हाजिर हो जाए। कहाँ? न्यायालय में। अब आता है दूसरा परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते हैं। तो परमादेश क्या है? जब कोई सरकारी कर्मचारी अगर अच्छा से कार्य नहीं करे तो उस पर ये आदेश जारी हो जाएगा, परमादेश। अब है तीसरा रिट, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह ऊपरी न्यायालय, अगर ऊपरी न्यायालय जो ऊपर का न्यायालय, जैसे जिला राज्य का न्यायालय है, जैसे राज्य का न्यायालय है, जो राज्य का न्यायालय है वो जिला के न्यायालय को क्या कर सकता है? अधिकारों का उल्लंघन करने का फैसला सुना चुकी। जब ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय को तब लाती है, निचले न्यायालय को तब लाता है जब वो मान लो कि पटना जिला का कोई न्यायालय है और औरंगाबाद जिला का, तो औरंगाबाद जिला पटना उच्च न्यायालय का फैसला को सुना दिया पटना जिला में, औरंगाबाद जिला में, तब उस नियम के अनुसार क्या कर सकता है? उच्च न्यायालय इसको बुला सकता है। अब चौथा है उत्प्रेषण, कार्टियोरेरी। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर फैसला सुना चुके हैं। मतलब उसके अधिकार में उस क्षेत्र नहीं आता है और उसका फैसला सुना दिया निचला न्यायालय, तब उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाएगा। पांचवा है अधिकार परीक्षण। जब कोई अधिकारी ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, जिसके लिए जैसे उसका अधिकार ही नहीं है वैसा काम करने के लिए, वो अधिकारी वैसा फैसला देने लगे, तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट में बुला सकते हैं। एडिट हो गया 5। अब आते हैं अनुच्छेद 33। तो अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सीमित कर सकती है। अब आते हैं अनुच्छेद 34। भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ सर्वप्रथम असम में मणिपुर में लागू हुआ था। अनुच्छेद 35 क्या है? तो संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संशोधन कर सकता है। अब आते हैं नोट्स में, देखो अनुच्छेद जो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये जो अनुच्छेद है केवल भारतीय के लिए है। ये नहीं कि अनुच्छेद 16 में जो रोजगार सरकार, 15 में जो रोजगार देता है, सरकारी नौकरी सबको मिलेगा, ये नहीं है कि सब पूरा भारत के बाहरी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को भी रोजगार मिल जाए, वैकेंसी आए तो। अब अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 के 23, 24, 25, 26, 27, 28 भारतीयों विदेशी दोनों के लिए प्राप्त है। मतलब इतना याद रखेंगे, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको याद रखेंगे 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए है। तो आज के लिए इतना ही।